हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू मैम। आइए आज हम आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताएंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए और देखिए किस तरह से भाषा के बारे में आज आपको हम समझा रहे हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा क्या है? भाषा उसे कहते हैं, भाषा मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों के भाव विचार ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा और आपने वो बात सुना, वो क्या हो गया? भाषा हो गया। अपनी बात, अपने मन की बात अगर जो है, जब तक हम दूसरे को नहीं बताएंगे तब तक सामने वाला कैसे जानेगा कि हम क्या कह रहे हैं। तो उसे हम बोल के उसे बताते हैं और हम सुन के उसकी बातों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने का साधन है। अब हम आपको बताएं कि भाषा हो गई, भाषा की परिभाषा हो गई कि भाषा की परिभाषा क्या है। अब भाषा के बारे में हम आएंगे क्या? भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? दो। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित। भाषा दो प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के सामने बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की बात सुनकर समझता है। जैसे कोई भी बात हम आपको बोल के बताएंगे, कोई आपको बोल के ये बताता है कि जैसे कोई भी बात, उदाहरण में आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में समाचार के द्वारा जो सामने वाला व्यक्ति हमें समाचार सुनाता है तो उसकी बात को हम सुन के तब समझते हैं कि ये कुछ कह रहा है, जिसे हम समझ के ग्रहण करते हैं, समझते हैं, लेते हैं, उसे मौखिक कहते हैं। मतलब अपनी बात मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने मन के भाव को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरे के भाव को समझना, ये क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, मौखिक भाषा होता है। मौखिक भाषा में अब आपको एग्जाम्पल में हम बता दें, जिस तरह से भाषण देना। जब कोई भी भाषण देता है तो लिखता नहीं है, उस बोलता है मुँह से और हम उसे सुनते हैं, उसकी बातों को सुन के समझते हैं। दूसरा हो गया कहानी सुनना। जिस तरह से दादी नानी हमें सब कहानियाँ सुनाती हैं तो हमें बताती हैं कि ऐसा हुआ, तो हम वो बात उनके मुख से सुनते हैं और उसकी हमें जानकारी होती है। समाचार सुनना, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाना इत्यादि। जिस तरह से कक्षा में शिक्षक आते हैं और आपको किसी भी लेसन को एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। वो हमें समझाते हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं, वही क्या हो जाता है? मौखिक हो जाता है। अब आपको मौखिक भाषा के समझ में आ गई, मौखिक भाषा किसे कहते हैं। अब सेकेंड हो गया लिखित भाषा। जब मनुष्य अपनी बात लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें सामने वाला व्यक्ति जो लिखा रहता है उसे पढ़कर समझा जाता है। जैसे अगर किसी ने लिख के कुछ भेजा है तो हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा आपका होगा लिखकर अपने भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरे के मन के भाव को समझना लिखित भाषा है। अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो हम लिख के देते हैं। पहले कैसा था? जिस तरह से आप लेटर को ले लीजिए, पत्र पहले कैसे था? अगर बाहर कोई रहता तो उसे लिख के भेजता था और उस
उसके लिखे हुए बातों को हम पढ़ते थे, पत्र खोलते पत्र पढ़ते थे तो हमें उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती थी। आज कैसा है? आज है टेलीफोन। ये आपका मौखिक भाषा में आ गया कि हम फ़ोन किए, हमने कहा और आपने सुना। लेकिन अगर हमने पत्र लिखा है तो पत्र में हमारी लिखित भाषा हो जाती है। उदाहरण में पुस्तक पढ़ना, हम पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक में हमें किस तरह से ये पता चलता है कि क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में। जैसे किसी लेखक की जीवनी लिखी रहती है तो हम उस जीवनी को पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता चलता है। पत्र लिखना, मैंने आपको बताया था कि पत्र लिखना क्या होता है, किस तरह से पत्र लिखा जाता है और उस पत्र के द्वारा मनुष्य अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। समाचार पत्र पढ़ना, समाचार पत्र में आप देखेंगे अलग अलग तरह के समाचार छपे रहते हैं और उसे हम पढ़ते हैं। उसे पढ़ के हमें सारा समाचार पता चलता है कि कहाँ क्या देश में या दुनिया में क्या हो रहा है। जो लिखकर व्यक्त किया जाता है उसे हम लिखित कहते हैं। अब हम आपको बताएं कि हमने दोनों पढ़ लिया। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने का साधन है। हो गया। भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित और मौखिक भाषा। ये तो हो गया। अब लिखित और मौखिक भाषा के बाद हम आते हैं किस पे? मातृभाषा पे। मातृभाषा किसे कहते हैं? भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा शैशवावस्था किसे कहते हैं? बचपन, जो बचपन होता है उसे बच्चों को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था में अपनी माँ या परिवार से सीखता है। बच्चा जिस परिवार में रहता है उसी परिवार में बड़ा होता है और परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है। सबसे पहले उसी भाषा का प्रयोग करता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा, मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा शैशवावस्था मतलब बचपन, जब बचपन में बच्चा पैदा होता है, चाहे जो भी भाषा उसके साथ बोली जाती है, शैशवावस्था में अपनी माँ या परिवार से जो भी भाषा सीखता है, बच्चा जिस परिवार में रहता है उसी परिवार में बड़ा होता है और परिवार के सदस्यों की भाषा ही अपनाता है। सबसे पहले उसी भाषा का प्रयोग करता है। यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे यदि परिवार में पंजाबी बोली जाती हो तो बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी। बालक की मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी होगी। फिर यदि परिवार में गुजराती या मराठी बोली जाती हो तो बच्चा वही भाषा बोलेगा और वही उसकी मातृभाषा बोली जाएगी। जिस तरह से अगर बच्चा कहीं बाहर पैदा होता है, जैसे अमेरिका पैदा हो गया, वहाँ पे इंग्लिश उसे सिखाई जाती है और उसके पेरेंट्स उससे इंग्लिश में बात करते हैं। बच्चा कहाँ का है? इंडिया का है, पेरेंट्स इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे उसे इंग्लिश में ही बोलते हैं तो उसकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन जब पेरेंट्स उससे हिंदी बोलेंगे तो हिंदी उसकी मातृभाषा होगी। और अगर उसे अंग्रेजी बोली जाएगी तो उसे लगेगा कि उसकी वही मातृभाषा अंग्रेजी है। अब बच्चा गुजराती तो उसमें रहे और उसके बाद बच्चा पंजाबी बोले घर वाले, तो बच्चा उसी भाषा को सीखता है। इसी को मातृभाषा कहते हैं। माँ के द्वारा बचपन में प्राप्त की गई भाषा को ही मातृभाषा की कहे जाते हैं। माँ के द्वारा बचपन में प्राप्त की गई भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा उसे कहते हैं जो माँ के द्वारा प्राप्त होती है। जिस तरह से अब आइए हम आपको बोली, ये हो गया आपका मातृभाषा। बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र
विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। अब किसी विशेष क्षेत्र मतलब जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, बुंदेली आदि। आपको बता दें कि बोली किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा को के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। जैसे विशेष में आपके हो गया यूपी में भोजपुरी हो गया, आपका बिहार में लीजिए बिहारी भाषा हो गया। उसी तरह से जिस तरह की क्षेत्र में बोली जाती है वही भाषा होती है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, बुंदेली आदि। अब आइए आपको हम बताएं कि जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज बोली, ब्रज अवधी बोलियां उपभाषा बन चुकी है। ब्रज की भाषा, अवधी बोलियां उपभाषा बनती है। बोली की परिभाषा। अब आइए आपको बोली की परिभाषा बता दें। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि बोली क्या है और भाषा क्या है। भाषा क्या है? भाषा हमको बता दें कि भाषा मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करने का साधन है। और बोली क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली और भाषा में अंतर। बोली क्या है और भाषा क्या है, इसमें हम अंतर स्पष्ट करेंगे कि अंतर क्या है। किसी बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब एक सीमित, बहुत बड़ा नहीं होता है। जैसे किसी एरिया में, गांव में बोली जाए हो, उसे हम जो भाषा वहाँ बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। लेकिन भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत मतलब बहुत बड़ा होता है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है। बोली किसी एक ही भाषा का अंग है और भाषा अलग अलग होती है। अलग अलग भाषाएं होती है ना। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती कि हम बोलेंगे तो बोली व्याकरण में नहीं होती है। लेकिन भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। बोली को साधारण बोल चाल की भाषा कह सकते हैं। बोली को साधारण बोल चाल की भाषा कह सकते हैं, परंतु भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण विकसित रूप होती है। भाषा व्याकरण सम्मत होने के कारण विकसित रूप होती है। अब आपको मैंने इतना बताया, क्या क्या बता दिया आज आपको मैंने। भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या है, लिखित क्या है, ये भी समझा दिया। उसके बाद मातृभाषा। मातृभाषा के बाद बोली। बोली के क्षेत्र क्या है वो आपको समझा दिए। और बोली की परिभाषा। बोली और भाषा में अंतर। बोली और भाषा में अंतर क्या है इसे भी आपको मैंने समझा दिया। अब आगे आइए आप क्या, लिपि। लिपि भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को हम आपको बता दें, अब जिस तरह से लिपि है उसी तरह से आपको बता दें कि लिपि क्या है।
लिपि भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि है। भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि है। भाषा के विभिन्न ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप का आधार लिपि है। भाषा के विभिन्न ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा के प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा, मैंने आपसे बताया ना कि भाषा अलग अलग भाषाएं होती हैं तो उनकी एक लिपि भी होती है। जैसे अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। स्पेनिश की लिपि क्या है? रोमन। उसी तरह हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और आपकी संस्कृत की भी लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू की लिपि फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। इस तरह से भाषा की लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन, स्पेनिश की भी रोमन, हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। मतलब ये जो लिपियां हैं ये भाषा की लिपि है। इन्हीं के द्वारा हमें भाषा का ज्ञान होता है और भाषा इन्हीं में लिखी जाती है। लिपि की परिभाषा भाषा के लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जो भाषा हमारी हिंदी लिखी जाती है वो देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी है वो हमारी रोमन में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है। संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखा। पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम आपको क्या बताते हैं? व्याकरण। आगे क्या बता रहे हैं? व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे किसी ने कहा कि नेहा का अचार खराब हो गया। अब आइए, ये अचार का मतलब होता है अर्थ होता है आम या नींबू का अचार, पर यहाँ नहीं। यहाँ आचार का उच्चारण गलत किया गया है, जबकि आचार का अर्थ हुआ आचरण या व्यवहार। कहने का आशय यह था कि नेहा का आचरण खराब हो गया है। भाषा की इस अशुद्धता का ज्ञान व्याकरण के द्वारा स्पष्ट शुद्धता मालूम होता है। समझ में आया क्या? व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सिखाया जाता है। व्याकरण से ही भाषा को शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जैसे अब आपने कहा कि किसी को कह दिया कि किसी ने कहा कि नेहा का अचार खराब हो गया। अब उसके बोलने में त्रुटि है, जो बोल रहा है उस बोल नहीं पा रहा है, तो दूसरा समझने वाला उसे आचार समझ जाएगा, लेकिन उसका बोलने का जो आशय है उसे क्या कहते हैं? आचरण। नेहा का आचरण खराब हो गया। आचरण का मतलब होता है कि आम या नींबू का अचार, परंतु यहाँ आचरण का उच्चारण गलत किया गया है, जबकि आचरण का अर्थ हुआ है आचार का अर्थ हुआ है आचरण या व्यवहार। कहने का आशय है कि नेहा का आचरण खराब हो गया, नहीं, नेहा का आचरण खराब हो गया। भाषा की शुद्धता का ज्ञान व्याकरण के द्वारा स्पष्ट होता है।
व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 4 भाग हैं और उसे 4 अंग भी कहते हैं। चारों हैं व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, क्या है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्या हुए? व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वर्ण विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, आज मैंने आपको इतना बताया, आप इसे पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। तो आपका आज क्या क्या टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। व्याकरण, भाषा और व्याकरण। भाषा के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा फिर मातृभाषा। फिर हम लोग बोली के बारे में जाने। इसके बाद बोली और भाषा में अंतर। फिर व्याकरण क्या है और व्याकरण के बाद व्याकरण कितने प्रकार के हैं। ओके।